दशम सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 3 कृषि। भैया बहनों, आइए हम आज जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे कृषि, तो ये अध्याय भैया बहनों पिछले कालखंड मैंने बताया कि ये पार्ट पूरी तरह से मैंने समझा दिया है, बता दिया है और यह अध्याय आज समाप्त हो गया है। तो आज हम पृष्ठ क्रमांक 34 अपने पाठ्य पुस्तक निकालेगा, पृष्ठ क्रमांक 34 और पृष्ठ क्रमांक 34 के नीचे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आइए तो आज हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भैया बहनों, वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है, देखिएगा। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? ये आपको कह रहा है भैया बहनों। तो भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? कहता है खरीफ, रबी, जायद, सभी ऋतुओं में एक समान। इसका सही उत्तर है खरीफ। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के आगमन के साथ। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक फसलें खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। पहला वैकल्पिक प्रश्न। आइए इस पाठ का अन्य वैकल्पिक प्रश्नों पर हम चर्चा करें। खरीफ ऋतु का आगमन होता है, ऑप्शन दिया है मानसून की वापसी के साथ, ग नंबर है। ख कहता है मानसून के आगमन के साथ, ग कहता है मकर संक्रांति के बाद, घ कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर भैया बहनों मानसून के आगमन के साथ, ख नंबर सही है। अपने पुस्तक में आप टिक भी करते जाइएगा। तीसरा प्रश्न। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता क बढ़ती है, ख स्थिर रहती है, ग कम होती है, घ कभी बढ़ती है तो कभी स्थिर रहती है। सही उत्तर भैया बहनों ग कम होती है। ये इसका सही उत्तर है, ग नंबर। चौथा प्रश्न देखिएगा। विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? कह रहा है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक में क धान, ख ज्वार, ग बाजरा, घ गेहूं। तो ये घ गेहूं सही है भैया बहनों, गेहूं घ नंबर यह सही है। फिर भारत में धान की खेती की जा सकती है? भैया बहनों थोड़ा सा शंकास्पद प्रश्न है। भारत में धान की खेती की जा सकती है, ऐसा की जा सकती है, संभावित कह रहा है। सही उत्तर कहें तो अगर हम कहें धान की खेती वैसे खरीफ की फसल है, ख कहता है केवल रबी में, ग कहता है केवल जायद में, मगर घ कहता है सभी मौसम में। तो भैया बहनों आज देखते हैं भारत में धान की खेती सभी मौसम में की जा सकती है, खरीफ के समय भी, रबी के समय भी और जायद के समय में भी हम धान के फसलों का आज उत्पादन करने लगे हैं, तो इसकी खेती की जा सकती है। अब आइएगा निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें, कह रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं? उत्तर इसका है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। भैया बहनों सबसे पहले तो हमें सिंचाई सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना पड़ेगा। नदियों में बांध बनाकर, ट्यूबवेल, नल, कुआं, तालाब या जैसी भी व्यवस्था हो, कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो उसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या चाहिए? उसको सिंचाई सुविधा। तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम नीरा बोए गए क्षेत्र का भी विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा। तीसरी बात, रासायनिक उर्वरकों का, आज नए नए रासायनिक उर्वरक बाजार में उपलब्ध होने लगे हैं, तो ऐसे रासायनिक उर्वरकों का फिर हम अपनी कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करें, उन्नत किस्म के बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें। और उन्नत किस्म के बीजों का जब उपयोग करेंगे तो इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ हम आधुनिक कृषि, आज वैज्ञानिक तरीके से हम कृषि करें। आज वैज्ञानिक तरीके में हम क्या देखते हैं? नए नए हथियार, नए नए औजार आ गए हैं, मशीन आ गए हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर इत्यादि। इन सब का उपयोग करके हम तीव्रता से अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों की खोज करके उसका उपयोग, उनका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि कृषि उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये इसका उत्तर हो सकता है भैया बहनों। दूसरा प्रश्न कहता है क्या औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ते जा रही है? जी हाँ भैया बहनों,
आज हम देखते हैं औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आज वह रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग कर रहा है वह भी कहाँ से आ रहा है? कल कारखानों से निर्मित होता है। फिर कीटनाशक दवाइयों का जो उपयोग करता है वो कहाँ बढ़ रहा है? तो कल कारखानों में बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं आज ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर एवं आधुनिक जितने भी मशीनों की हम बात करते हैं, जो किसान आज जिसका उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों की निर्भरता आज औद्योगिक व्यवस्था पर बढ़ती जा रही है। क्योंकि वह कृषि के लिए आज नए नए औजारों का उपयोग करने लगा है, नए नए रासायनिक दवाइयों का, नए नए ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का वह प्रयोग करने लगा है, और यह सभी उद्योग धंधों में निर्मित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता लगातार बढ़ते जा रही है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहनों, तो विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं। जैसे हम अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस की बात कर रहे थे, ये विकसित देश श्रेणी के देश हैं, जबकि हमारा देश क्या है? विकासशील श्रेणी का देश है। तो भैया बहनों, जो विकसित देश है वो क्या करता है? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने कृषकों को अनुदान देता है, और उस पर वो ब्याज भी नहीं लेता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और इसके कारण क्या होता है? उसका उत्पादन लागत कम होता है। और जब यही उत्पादित अनाजों को वह जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाता है, तो विकसित देशों के किसान जिन अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचता है भैया बहनों, वो सस्ते होते हैं और उसके लेनदार ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। जबकि भारत एक विकासशील देश है, जहाँ के कृषि कार्य में फसल के उत्पादन पर उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है। फसल उत्पादन में जब वह सरकार को टैक्स या लगान देता है, जबकि सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो फसलें हैं वह उनका उत्पादन लागत बढ़ जाता है, और भारतीय अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग नहीं होती है, क्योंकि उसकी दाम अधिक होने के कारण उसको लेने वाले खरीदार नहीं मिलते हैं। और हम विकसित देशों के सामने हमारे भारतीय व्यापारियों या भारतीय कृषकों के अनाज टिक नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इससे भारतीय कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये इसका उत्तर भैया बहनों। चौथा प्रश्न, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? बच्चों, अगर नलकूप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के लिए करते हैं, तो लगातार क्या होता है? दिन और रात नलकूप से हम पानी निकालते हैं, और जब पानी निकालते हैं भैया बहनों, तो लगातार पानी जब भूगर्भ से निकलता है, तो धीरे धीरे भूगर्भ में जो जल है, जिसको वाटर लेवल कहते हैं, जो भूजल स्तर है, वह धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। और अगर आज हम कल्पना करें, पंजाब हरियाणा का मैंने आपको उदाहरण दिया था, पंजाब और हरियाणा में आज भूजल स्तर 3 से 4 मीटर तक नीचे चला गया है। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें नलकूपों में पानी उपलब्ध नहीं होगा, सिंचाई के लिए हमें पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और कृषि पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। मानव समाज को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये इसका उत्तर। फिर कहता है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? बच्चों, भूमंडलीकरण, कल के कालखंड में मैंने आपको भूमंडलीकरण के बारे में बताया था, शायद आपको भी ध्यान में होगा। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय से है। समन्वय मतलब सामंजस्य, तालमेल। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। भैया बहनों, अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय या सामंजस्य, जिसके द्वारा क्या होता है, एक देश से दूसरे देश किसी भी सामान को लाना, ले जाना, बेचना आसान हो जाता है। भैया बहनों, आज हमें किसी भी देश से कोई चीज़ की मांग करनी है, मंगाना है, तो आज विश्व एक परिवार की तरह जुड़ गया है। अगर अमेरिका को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वह भारत को मात्र फ़ोन कर सकता है और भारत उसे
जो उसको आवश्यक है वो सामान उस तक पहुंचा सकता है। और आज पूरा विश्व एक व्यापार के ताना बाना में बुन गया है, इसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। पाठ का अंतिम प्रश्न देखिएगा, कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें। भैया बहनों, बहुत सीधा सा प्रश्न है। भाई कृषि नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो हमें खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं होंगे, भोजन उपलब्ध नहीं होंगे। दाल चावल रोटी जो हम खाते हैं ये हमें उपलब्ध कहाँ से हो रहा है? तो कृषि क्षेत्र से हो रहा है भैया बहनों। और जब अनाज उपलब्ध नहीं होगा तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं होगा। दूसरी बात, कृषि के कारण ही पेड़ पौधे घास फूस जो उगते हैं भैया बहनों, वह जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भोजन का कार्य करता है। और मनुष्य पशुचारण भी करता है, पशुपालन भी करता है, आखिर वह भी कृषि से कहीं ना कहीं निर्भर है। उसके बाद हम और देखते हैं भैया बहनों, जो हम कपड़े पहने हैं, है ना, ये कपड़े काहे से बनता है? कपास से। कपास कहाँ उगता है? खेतों में। तो जब खेतों में कपास ही नहीं उगेगा तो हमें कपड़े उपलब्ध नहीं होंगे, है ना। तो मनुष्य को ना खाने को मिलेगा, ना शरीर को ढकने के लिए कपड़े उपलब्ध नहीं होंगे। फिर बहुत सारे तेल जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं भैया बहनों, तो जब कृषि कार्य नहीं होगा तो हमें ना भोजन मिलेगा, ना कपड़े मिलेंगे, बल्कि मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। कृषि से ही हमें भोजन प्राप्त होता है और बिना भोजन के मनुष्य का जीवन संभव नहीं होगा। भैया बहनों, परियोजना कार्य यहाँ पर दिया है, ये कह रहा है कि अपने आसपास के कृषि क्षेत्र का भ्रमण करें और निम्नांकित तालिका को भरें। तो आप स्वयं देखिएगा, खरीफ मैंने आपको बताया था, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें। तो आप आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करके जानने का प्रयास करें कि आखिर ये जायद की फसलें, रबी की फसलें आखिर है क्या, इसको आप जानने का प्रयास कीजिएगा। भैया बहनों, मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, वह भी अति शीघ्र बना करके जमा करें, ऐसा मैं अपेक्षा करूँगा। आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद।